है। हमारे अपने शहर का हाल देख लीजिए, आज इतना बड़ा मामला पेश आ गया और इलेक्शन जीतने वाला भी और इलेक्शन हारने वाला भी डीजे बजा रहे हैं, हरा कलर खेल रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या के नारे लगा रहे थे। अब कहां गए उनका रिश्ता जब ये 6 शहीद हो गए? अरे लड्डू खत्म हो गए तो जरा इस तरफ भी आओ। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहन में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। सबसे पहले मैं संभल के उन नौजवान 5 शहीदों को और इनके साथ साथ आज जिस जगह पे हमारा धरना है यानी शहीदों की यादगार, इन तमाम शहीदों को और इनके साथ साथ गुज़िश्ता कल शहीद हेमंत करकरे की बरसी थी 26 नवंबर को, इन तमाम शहीदों को मैं अपना सलाम पेश करता हूं और उनके लिए एक नारा लगाना चाहता हूं कि अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम। आज का ये धरना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई की जानिब से पूरे मुल्क में रखा गया है। इस धरना रखने का मकसद संभल की जामा मस्जिद पर गुज़िश्ता 25 नवंबर को जो यूपी पुलिस की जानिब से एक गुंडागर्दी की गई और मासूम नौजवानों के सीने में और उनकी पीठ पर गोलियां मारकर उनको अपने तशद्दुद का शिकार बनाया गया, उसका निशाना बनाया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता परसों के दिन दिल्ली की प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शोभा के लिए 50-50 लाख रुपया मुआवजा देने का सरकार से डिमांड किया है और वहां पर यानी संभल मस्जिद में तमाम तर कानूनी मदद करने का अंदिया जाहिर किया है। मैं आपको बता दूं कि संभल की जामा मस्जिद का जो सान्या पेश आया, वहां पर 2 वकला की टीम ने एक पीआईएल दाखिल किया, एक अर्जी दी वहां की कोर्ट को, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और मुस्तकबिल में जब काल की अवतार रूनुमा होंगे या ये दुनिया में आएंगे वो उसी जगह पर आएंगे। ये वकला कौन है उनको समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 वकील हैं, एक का नाम है एडवोकेट हरिशंकर जैन और दूसरा है एडवोकेट विष्णु शंकर जैन। ये दोनों बाप बेटों की जोड़ी है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश समेत जहां जहां मसाजिद का मामला पेश आया है, इन तमाम मामलात में इन लोगों ने पैरवी की है, अर्जी दी है और पीआईएल दाखिल किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जी न्यूज की रिपोर्ट है। मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद अयोध्या का जो मामला आया उसके अंदर भी यही बाप बेटों की जोड़ी शामिल थी। उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आया, ज्ञानवापी मस्जिद में 7 तरह के केसेस ये बाप बेटे लड़ रहे हैं। कौन? यही एडवोकेट हरिशंकर और विष्णु जैन। उसके बाद ताजमहल के ऊपर भी अर्जी लगाने का काम इन्हीं वकला ने किया और ये दावा करने की कोशिश की गई कि ये ताजमहल की जगह विष्णु मंदिर था। उसके बाद
1991 वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस ताल्लुक से भी इसको चैलेंज करने का काम सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं बाप बेटों की जोड़ी ने की है। इसके साथ साथ टीले वाली मस्जिद जो लखनऊ में है, वहां भी इन लोगों ने मंदिर के अवशेष और मंदिर को तोड़कर बनाई जाने का दावा किया था। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है। इसके बाद इन लोगों ने संविधान के अंदर जो लफ्ज सेकुलर है और जो सोशलिस्ट है, इसको भी चैलेंज करने का और चुनौती देने का काम इन्हीं बाप बेटे वकला ने किया। इस चीज को हमें समझना होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वकला उत्तर प्रदेश पुलिस के सरकारी वकील हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की वकालत करते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। इनके ओहदे क्या क्या हैं, ये कौन कौन सी तंजीमों से जुड़े हैं, ये भी रिकॉर्ड है मेरे पास। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, ये इसके जिम्मेदार हैं। उसके बाद हिंदू महासभा, भगवा रक्षा वाहिनी और गोवा सनातन संस्था और हिंदू साम्राज्य पार्टी, ऐसे 100 से ज्यादा प्लेटफॉर्म से ये लोग जुड़े हैं। और इनका काम है पूरे मुल्क में जहां जहां मसाजिद है, तारीखी मसाजिद, ऐसी मसाजिद जिससे मुसलमानों की पहचान जुड़ी हुई है, ऐसी मसाजिद जिससे मुसलमानों की तारीख जुड़ी हुई है, ऐसी मसाजिद, ऐसे मदारिस और ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसी बिल्डिंग जो मुस्लिम शनाख्त की पहचान है, इन तमाम जगह पर अर्जी फाटे लगाकर PIL डालकर लोगों को मुसलमानों को खास तौर से परेशान और हरासा करने का काम यही वकला के जरिए किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं संभल जामे मस्जिद के ताल्लुक से कि संभल जामे मस्जिद में एक पिटीशन फाइल होती है 19 नवंबर के दिन। उसी दिन यानी सेम डे वहां के जज साहब महज 1-1.5 घंटे के अंदर एक ऑर्डर देते हैं। क्या ऑर्डर देते हैं कि वहां की मस्जिद का सर्वे किया जाए। सर्वे करने के लिए कमीशन अपॉइंट होता है, जिसके अंदर जो वहां के जिम्मेदार है मस्जिद कमेटी, उनको भी नहीं बुलाया जाता। ये कैसा दोगलापन है अदालतों का, सरकारों का। उस कमीशन के अंदर वहां के मुकामी जो लोग हैं, जो जिम्मेदार है या उनके वकला है, उनको भी नहीं बुलाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबारात और खबरें कह रही है। उसके अंदर जब वो कमीशन वहां सर्वे करने पहुंचा तो कुछ नारे भी लगे, भड़काऊ नारे, जिससे एक मजहब को या एक मजहब से जुड़े हुए लोगों को टारगेट करने का काम किया गया। अब मेरा सवाल है अदालतों से और सरकारों से कि जब कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर रहा है तो उसके अंदर वकला है, उसके अंदर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हैं, उनको ये नारा लगाने का राइट किसने दिया? या वो नारा लगाने वाले लोग कौन थे? भड़काऊ नारा कौन थे ये लोग? इसका फैसला कौन करेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कौन देगा इसका जवाब? बताइए मुझे। कोर्ट भी नहीं दे सकती कि वो लोग कौन थे। उन्होंने वहां पे लोगों को भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से लोगों ने आके वहां पर विरोध किया। मैं आपको बताऊं कि जब कोर्ट ने 19 तारीख को सर्वे करने का ऑर्डर दिया, एक सर्वे हो गया, दोबारा 24 नवंबर को वो टीम वहां क्यों गई, इसका जवाब यूपी पुलिस के पास भी नहीं है, न वहां की अदालत के पास है। जब एक सर्वे हो गया तो दूसरे सर्वे की जरूरत क्या थी? ये मैं इसको कहूंगा कि ये एक साजिश, एक वेल प्लान था। कैसे कि 23 तारीख के दिन यूपी के बाई इलेक्शन का रिजल्ट था और उसी दिन यानी 23 तारीख को महाराष्ट्र में भी इलेक्शन के रिजल्ट थे। तो इस रिजल्ट को और इन रिजल्ट को आने वाले फैसले को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम उठाए गए और ये साजिश को रचा गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। उसके बाद जब वहां पर तशद्दुद भड़का, जब नारेबाजी हुई, अखबारात कह रहे हैं कि कुछ पत्थर भी चलाए गए, किसने चलाए अभी इसका फैसला नहीं हुआ। पुलिस ने वहां पर फायरिंग कर दी। मैं आपको बताऊं, मेरा सवाल है सरकारों से कि फायरिंग करने का क्या तरीका है, क्या तर्ज है? जब पुलिस को सिविलियंस पर यानी मुकामी लोगों पर भीड़ को डिवाइड करने का या भीड़ को जो तशद्दुद जो भड़का रहा है उनको भगाने के लिए अगर फायरिंग करने की जरूरत आन पड़ती है तो पहले एयर फायर किया जाता है यानी हवा में।
उसके बाद भी अगर कोई ना हटे, कोई ना भागे, तो पैरों पर गोली चलाई जाती है। मगर यूपी पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूपी पुलिस ने नौजवानों के सीनों में और उनकी पीठ में गोली मारकर उनको शहीद किया और उसकी मरम्मत करते हैं। वहां पर जो ऐनी शाहिदीन है या जिनके घर पर जिनके बच्चे शहीद हुए, उनका यह कहना है कि मेरा बच्चा गाड़ी लेकर, बाइक लेकर सब्जी लाने बाजार में गया था, उसकी पीठ पर गोली मारी गई। एक शख्स कहता है कि मेरा बच्चा अपने जाती काम से अपनी स्कूटर पर जा रहा था, वहां के एसपी ने उसकी छाती में गोली मार दी। बताइए कौन है इसका जिम्मेदार। उसके बाद संभल जामे मस्जिद के जो सदर है, वहां की जो कमेटी है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और वहां के एसपी, एसएसपी, डीएम और एसडीएम इन पर इल्जाम लगाते हैं। क्या इल्जाम लगाते हैं कि इनकी मिली भगत से और इनकी साजिश की वजह से यहाँ पर फायरिंग हुई और जो 5 से 6 नौजवान हैं शहीद किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यूपी पुलिस की दादागिरी देखिए कि उनका कॉलर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम वहां की यूपी पुलिस का है। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, गुज़िश्ता दिनों बहराइच के अंदर एक मामला पेश आया था। क्या मामला था? एक गैर मुस्लिम लड़का जिसका नाम था राम गोपाल वर्मा, उसने किसी मुस्लिम के घर पर जाकर भगवा झंडा लहराया था और नारे लगाए थे, उसका मर्डर हो गया था। यूपी सरकार ने उसको मुआवजा दिया था लाखों रुपए का, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम राम गोपाल वर्मा था। उसका नाम आदिल नहीं था, उसका नाम सलमान नहीं था, उसका नाम इमरान नहीं था। ये है यूपी पुलिस और यूपी सरकार, हम इसकी मजम्मत करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वहां पर एफआईआर के अंदर, संभल के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई है स्थानीय पर, वहां के एमपी और लोकल एमएलए का नाम भी है। अखिलेश यादव ने प्रेस बाइट में कहा कि जो हमारे एमपी का नाम इसके अंदर लिया जा रहा है एफआईआर में, वो उस दिन संभल में मौजूद ही नहीं थे, वो दिल्ली में मौजूद थे और उनका नाम एफआईआर के अंदर डाला गया। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं इन तमाम बातों पर एक एसआईटी बैठे, एक बड़ा कमीशन अपॉइंट हो और सच्चाई पूरे मुल्क के सामने लाई जाए। मगर हमें पता है कि ये होने वाला नहीं है, क्योंकि करने वाले भी वही, करवाने वाले भी वही, तो क्यों तफ्तीश करवाएंगे, हमको ये समझना पड़ेगा। अब बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट आया और रिजल्ट ऐसा था कि एक वाज़ेह अक्सरियत बीजेपी और उनकी हमलावर पार्टियों को मिल रही है, ये मिल गई है। इसी बीच नीतीश राणे का बयान आता है, क्या आता है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम मसाजिद से जाकर भोले उतारने का काम करेंगे। मतलब मुसलमानों को खुला चैलेंज, खुली धमकी। कौन है इस पर आवाज उठाने वाला, कौन बोलने वाला है? हमने माजी में सेकुलर पार्टियों को भर भर कर वोटें दी, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा इस पर। क्यों? कौन बोलेगा? अभी फिर कुछ दिन पहले आप देखें कि मौलाना सज्जाद मेहमानी साहब के ताल्लुक से इसी भगवा बेटे ने कहा था कि हम इसकी दाढ़ी नोचेंगे और इसको जेल में डालेंगे। कहां है गयूर नौजवान इस मुल्क में जो कौम और मिल्लत का दर्द रखते हैं और अपने उलमा से मोहब्बत रखते हैं? कहां है हमारी मिल्ली तंजीमें, कहां है सियासी क़यादतें जो उम्मत का या मुसलमानों की लीडरशिप करने का दम भरते हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, हमको इस बात को समझना होगा। कोई सेकुलर पार्टी आपके मसाइल पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे महाराष्ट्र सतह पे हो या नेशनल लेवल पर हो। समाजवादी के ताल्लुक से मैं कहूंगा कि वो लोग तो अपने लोगों को नहीं बचा सकते, वो आपकी जंग क्या लड़ेंगे? संभल का मामले में अखिलेश यादव ने सिर्फ वीडियो बनाकर बाइक दे दिया मीडिया से बात करते हुए, मगर नुमाइंदगी कहां है इनकी नुमाइंदगी? अरे डर तो इतना इनको कि लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं।
और हम इन्हीं की तरफ हाथ लगा के देखते हैं कि ये हमारी जंग लड़ेंगे या हमारे मसाइल को हल करेंगे, कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। आज जितनी सेकुलर पार्टियां बीजेपी के सामने खड़ी है ना, ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, या आपकी जंग कभी नहीं लड़ सकते। ये मासूम बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा आपने कभी सोचा है? गुज़िश्ता दिनों ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग को मारा गया, क्या शुबा था, क्या शक था? ये इल्जाम लगाया गया कि उनके पास जो गोश्त था थैली में बीफ है, बीफ यानी बड़े का गोश्त। हम देखें कि आज हालात ऐसे हैं कि ट्रेन के अंदर आप दाढ़ी कुर्ता और टोपी पहन कर सफर नहीं कर सकते। क्यों ऐसा हो रहा है? माजी में जो फिल्में बनाई जाती थी, फिल्में यानी पिक्चर जो थिएटर में और मोबाइल में हम देखते हैं ना, ये एंटरटेनमेंट यानी मजे के लिए बनाई जाती थी। आज फिल्मों के जरिए एक मखसूस मजहब के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कई फिल्में में नाम लो तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। हमारे 12 केरला फाइल, कश्मीर फाइल, दुनिया भर की फिल्में। इस फिल्मों को बनाकर पूरे दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान समाज में रहने के लायक नहीं है। ये लोग, इनका बायकाट करो। ये लोग अपनी ही औरतों पर जुल्म करते हैं, समाज में रहने लायक नहीं है, ऐसा इन फिल्मों के जरिए बताया जा रहा है। कहाँ है अदालतें, कहाँ है सरकारें, कहाँ है सेकुलर पार्टी के लीडरान या उनके लोग? कौन आपके मसाइल पर बात करेगा? ऐसे मामलात में पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही सियासी जमात है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो गली से लेकर दिल्ली तक आपके मसाइल पर बात कर रही है और लड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जेलों तक जा रहे हैं और आपके लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आने वाले वक्त में मासूम बच्चे इस मुल्क में सर उठाकर जिए और सर उठाकर चले। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दर्द उम्मत का और जो दर्द मुसलमानों के ताल्लुक से, दलितों के ताल्लुक से, अकलियतों के ताल्लुक से हम लोग अपने सीनों में लेकर चल रहे हैं, ये आपके सीनों तक पहुंच जाए। खुदा ना हो उसके नाखून लीजिए। अभी देखिए सरकारें बदली हो रही है, वक्फ तरमीम एक्ट आ रहा है, अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। इसके अंदर एक जेपीसी बनाई दी, हमारे मसाइल पर बात करने वाला कोई नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अब अबाबिलों का लश्कर हमारे ऊपर नहीं आएगा। अब कोई पैगंबर इस दुनिया में नहीं आने वाला है। हमारे मसाइल पर हमें खुद उठ खड़े होना होगा। और वो कैसे? हमारे पास दो चीजें क्या है? एक अल्लाह के रसूल की सीरत और दूसरा इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। हमको इस चीज को समझना होगा और अपनी आने वाली नस्लों को इसके बारे में बताना होगा। फिरका परस्ती अपने चरम पर है, तरह तरह के हथकंडे फिरका परस्त को आजमा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। हमारे अपने शहर का हाल देख लीजिए, आज इतना बड़ा मामला पेश आ गया और इलेक्शन जीतने वाला भी और इलेक्शन हारने वाला भी डीजे बजा रहे हैं, हरा कलर खेल रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या के नारे लगा रहे थे। अब कहां गए उनका रिश्ता जब ये 6 शहीद हो गए? अरे लड्डू खत्म हो गए तो जरा इस तरफ भी आओ। दादागिरी के ताल्लुक से मीटिंग ली जा रही है, शोहरा के ताल्लुक से कब मीटिंग ली जाएगी? मेरा सवाल है इनसे। बोलने का मतलब ये है कि तो जानबूझकर रोड और गटर के मामलात में उलझाकर रखा जाता है। सिर्फ रोड जो मुकर्रिर, जो सियासी आदमी माइक पर खड़ा होता है वो सिर्फ रोड और गटर की बात करता है और आपको उलझाने का काम करता है, मगर हमारे असल मसाइल पर बात नहीं करता। क्या है हमारे असल मसाइल? हमको ये समझना होगा। ये है हमारे असल मसाइल जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये अगर मसाइल हमारे आज हल नहीं हुए तो हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क में खिड़की खोल के अपने घर के बाहर भी झांकने के लायक नहीं बचेगी। इस बात को हमें समझना होगा। इन तमाम मसाइल पर पूरे मुल्क में अगर कोई सियासी जमात बेबाकी से आप लोगों के दरमियान में अगर है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई। एसडीपीआई हर मास पर आपकी नुमाइंदगी कर रही है। हमारा नारा भूख से आजादी और खौफ से आजादी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक हम ये चैलेंज कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि ना हम किसी से खौफ खाएंगे, ना हमारी वजह से किसी को खौफ में मुब्तला होने की जरूरत है। भूख से आजादी और खौफ से आजादी नारा हम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई खौफ न खाए, कोई भूखा ना सोए, ये हमारी कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर काफी हद तक कामयाब है। पूरे मुल्क में हमारे हजारों की तादाद में अवामी नुमाइंदे काम कर रहे हैं और बड़े फख्र से मैं कह रहा हूं कि एक भी अवामी नुमाइंदा समझा ना आप लोगों को, एक नगर सेवक, कॉर्पोरेटर, चेयरमैन, इसको अवामी नुमाइंदा कहते हैं। एक भी अवामी नुमाइंदे के ऊपर करप्शन यानी हरामखोरी के चार्जेस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हम आपके लिए, और बड़ी बात है कहो, हम आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं। बस आपको एक काम करना है कि इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किसी एक खानदान, किसी एक जात, किसी एक मजहब, किसी एक बिरादरी का नहीं है। जिस तरीके से हर 5 साल में इलेक्शन अपने होते हैं ना, वैसे हमारी पार्टी में भी 3 साल में अंग्रेजी इलेक्शन होते हैं। ये पार्टी मेरे बाप की नहीं है, मेरे दादा की नहीं है, मेरे बच्चे और मेरे बड़प्पा की नहीं है। ये पार्टी आवाम की है, या आप लोगों के जरिए चलाई जाने वाली पार्टी है, और जो भी काम अवामी सतह पे होता है उसको खत्म करना नामुमकिन होता है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और इसको मजबूत करें, क्योंकि यही वक्त की जरूरत है और इस प्लेटफॉर्म से ही हमारे मसाइल हल होंगे। बाकी सबको हमने आजमा लिया, हम देख लिया हमने सबको। अब मैं मेरे तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे साथ में नारा, एसडीपीआई का नारा है, मस्जिद मंदिर की राजनीति, मस्जिद पर सरकारी हमले को, संभल की मस्जिद को, सरकारी दहशतगर्दी को, यूपी पुलिस, संघी पुलिस, कातिल पुलिस, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम दस्तूर बचाने निकले हैं। जब सरकारें डरती है, पुलिस को आगे करती है, जब सरकारें डरती है, पुलिस को आगे करती है। यूपी पुलिस, मुर्दाबाद, संघी पुलिस, मुर्दाबाद, कातिल पुलिस, मुर्दाबाद। योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम